अगर तुमने अभी अभी अपना एनिमेशन का चैनल खोला है और तुम भी इन सभी की तरह अपनी एनिमेशंस बनाना चाहते हो तो आज मैं तुम्हें 5 ऐसी अमेजिंग टिप्स बताने वाला हूं जो तुम्हारी एनिमेशन को यहां से यहां पहुंचा सकती हैं। तो सबसे पहली टिप है ब्रेक डाउन एंड सिंप्लीफाई। तुम्हें जब भी कोई सीन एनिमेट करना हो तो कभी भी सारी चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश मत करना, बल्कि चीज़ों को अलग अलग करके बनाओ, क्योंकि एक फ्रेम को बनाने के टोटल 6 स्टेप्स होते हैं और ये 6 स्टेप्स तुम्हें 30 बार करने होते हैं सिर्फ 1 सेकंड के एनिमेशन को बनाने के लिए। इसीलिए अगर तुम ये सब एक साथ करने की कोशिश करोगे तो एनिमेशन को तो पता नहीं पर इन सब का भरता जरूर बन जाएगा। चीज़ों को बड़े बड़े चंक्स में देखने की कोशिश करो, ना कि छोटी छोटी डिटेल्स में। किसी भी ड्राइंग को सिंप्लीफाई करने के लिए उसे सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल जैसी बेसिक शेप्स में डिवाइड कर दो। तुम्हें जब भी कोई कैरेक्टर बनाना हो तो कभी भी सीधा उसके लाइन आर्ट में मत घुस जाओ, इंस्टेड पहले उसके एक रफ स्केच बनाओ। बल्कि अगर मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा रफ स्केच बनाने से भी पहले तुम्हारे माइंड में एक इनिशियल आइडिया होना चाहिए। ऐसे में तुम्हारे दिमाग में 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहला, तुम्हारा वो कैरेक्टर क्या होने वाला है, दूसरा उसका जेस्चर क्या होने वाला है और तीसरा उसके एक्सप्रेशंस क्या होने वाले हैं। मैं पर्सनली अपनी स्केच बुक में इन सभी के 3-4 अलग अलग ऑप्शंस बना देता हूँ, फिर इनमें से जो भी मुझे पसंद आता है मैं उसे पिक कर लेता हूँ। अब हमारा दूसरा स्टेप आता है रफ स्केच। इसके अंदर सबसे पहले मैं इसकी बॉडी ट्रेस कर लेता हूँ, फिर इसके कपड़े और बाल ड्रॉ करता हूँ और मेरे को जो भी इसमें डिटेल्स ऐड करनी होती है वो मैं अब ड्रॉ करता हूँ। एक बार रफ स्केच बन जाने के बाद फिर मैं इसके ऊपर लाइनर ड्रॉ करता हूँ, फिर मैं कलरिंग करता हूँ और अपने हिसाब से शेडो और हाईलाइट्स ऐड कर देता हूँ। फिर अगर मेरे को इसमें कुछ इफेक्ट्स लगाने हैं तो वो मैं ऐड कर देता हूँ। ये तो बात रही किसी भी ड्राइंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई करके समझने की, पर अब बात करते हैं तुम किसी एनिमेशन को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो किसी भी एनिमेशन को समझने के लिए तुम उसे 2 तरह से ब्रेक डाउन कर सकते हो। पहला थ्रू की फ्रेम्स और दूसरा बाय आइडेंटिफाइंग द पाथ। देखो, हर अच्छी एनिमेशन एक स्मूथ पाथ को फॉलो कर रही होती है। ये पाथ 3 तरह के होते हैं, स्ट्रेट, कर्व्ड और लूप। और किसी भी एनिमेशन को समझने के लिए पहले तुम्हें ये देखना है कि वो किस पॉइंट से मूव हो रही है, फिर वो पॉइंट जहां जहां जा रहा है तुम्हें बस उसे जोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से तुम किसी भी चीज के मोशन को बहुत आसानी से समझ सकते हो। किसी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एनिमेशन को समझने के लिए तुम्हें बस ये देखना है उसमें कितने पॉइंट्स हैं और हर एक पॉइंट किस पाथ पर मूव हो रहा है। जिस एनिमेशन में जितने ज्यादा मूविंग पॉइंट्स होंगे, सिंपल सी बात है, वो उतनी ज्यादा मुश्किल होगी। दूसरी टिप है स्टॉप सर्चिंग ऑन यूट्यूब दैट हाउ टू एनिमेट लाइक आरजे बकेट लिस्ट एंड कीर्ति चाव। आई नो मैंने इसी टॉपिक पर 2 वीडियोस बना रखी हैं, पर देखो ये दोनों वीडियो एक एनालिटिकल ब्रेकडाउन है कि आरजे कैसे एनिमेट करता है। और जैसे कि मैंने इन दोनों वीडियो के एंड में कहा था कि तुम्हारी सोच आरजे की तरह एनिमेट करने की नहीं बल्कि अपनी खुद की तरह एनिमेट करने की होनी चाहिए। तो खुद की तरह एनिमेट करने के लिए ये सर्च करने के बजाय वो सर्च करो जो तुम्हें सीखना है। जैसे अगर तुम्हें वॉकिंग एनिमेशन सीखनी है तो हाउ टू एनिमेट अ वॉक साइकिल सर्च करो। कैरेक्टर को बोलते हुए दिखाना सीखना है तो हाउ टू डू लिपसिंग सर्च करो। तीसरी टिप है ऑब्जर्व करना सीखो। हर एनिमेशन क्रिएटर को देखते वक्त तुम्हारा एटीट्यूड उससे कुछ न कुछ सीखने का भी होना चाहिए। जैसे मैंने ऑब्जर्व करा कि अगर तुम्हें वियर्ड येट अमेजिंग एक्सप्रेशंस बनाने सीखने हैं तो वो तुम नॉटो टाइप से सीख सकते हो। लाइक एक बार इन एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखो। आई डोंट थिंक किसी भी ड्राइंग बुक या गाइड में तुम्हें इस तरह के फेसेस मिलेंगे। आयु का हर एक एक्सप्रेशन उससे रिलेटेड इमोशन को बिल्कुल बड़े तरह से डिलीवर करता है। एनवाईडी के फेसेस इसीलिए इतने बढ़िया लगते हैं क्योंकि वो उनमें एक चीज बहुत अच्छी तरह से करता है जिसे बोलते हैं एक्सैजरेशन। एक्सैजरेशन का सिंपल मतलब होता है किसी भी चीज को उसके एक्चुअल साइज से ज्यादा बड़ा या अजीब बना देना। जैसे अगर किसी को भी कोई हैप्पी फेस बनाना होता तो मोस्ट प्रोबेबली इस तरह बनाता, बट आयुष को एग्जैजरेट करता है और कुछ इस तरह से बना देता है। किसी भी चीज को एग्जैजरेट करने से वो और ज्यादा कार्टूनिश और एक्सप्रेसिव बन जाती है। और ये एग्जैजरेशन का फॉर्मूला सिर्फ फेशियल फीचर्स में नहीं बल्कि ऑलमोस्ट सभी चीजों में अप्लाई किया जा सकता है। वेयर ऑन दी अदर हैंड, अगर तुम एनिमेशन की जगह स्क्रिप्टिंग को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना चाहते हो तो तुम ये चीज पफ टॉक से सीख सकते हो। और इसी तरह से तुम इस बंदे से सीख सकते हो। कुछ लोगों से कुछ भी नहीं सीखना ही बेहतर रहता है। टिप नंबर 4 इज यूज एनिमेशन प्रिंसिपल्स। देखो, जैसे हर काम को करने के कुछ तरीके और रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसी तरह से एनिमेशन को बनाने के भी कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हम एनिमेशन प्रिंसिपल्स कहते हैं। सो बेसिकली देयर आर 12 एनिमेशन प्रिंसिपल्स और हर अच्छी एनिमेशन इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के ही बनाई जाती है। देखो, ये जो क्लिप अभी तुम देख रहे हो इसमें किसी भी एनिमेशन प्रिंसिपल का यूज नहीं किया गया है और इस वाली में यूज किया गया है। तुम्हें डिफरेंस खुद ही अपनी आंखों से दिख रहा होगा कि कौन सी ज्यादा बढ़िया लग रही है। आरजी, कीर्ति, एनवाईटी और बाकी एनिमेटर्स की वीडियोस में भी तुम्हें इन प्रिंसिपल्स का यूज मिल जाएगा। जैसे कि मैंने अभी बताया कि एनिमेशन के टोटल 12 प्रिंसिपल्स होते हैं और इसीलिए इनको कई बार समझना और अप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैंने 3 ऐसे मेन प्रिंसिपल्स ढूंढे हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं और तुम्हारी हर वीडियो में होने ही चाहिए, जो कि है ईजिंग, स्क्वॉश एंड स्ट्रेच और आर्क्स। तो सबसे पहला है ईजिंग। ईजिंग का सिंपल मतलब होता है एक्सेलरेशन। देखो, तुम जब भी कोई गाड़ी चलाना शुरू करते हो तो वो पहले सेकंड से ही एकदम से अपनी स्पीड नहीं पकड़ लेती है, उसे थोड़ा टाइम लगता है अपनी स्पीड पकड़ने में। यानी वो शुरू धीरे होती है, फिर कुछ टाइम बाद जाके वो अपनी स्पीड पकड़ती है। जब भी कोई चीज 0 से स्टार्ट होती है और थोड़ा टाइम लेती है स्पीड अप होने में तो हम उसे कहते हैं ईज आउट या एक्सेलरेशन।
और जब भी कोई चीज अपनी नॉर्मल स्पीड से धीरे होकर रुक जाती है तो हम उसे कहते हैं ईज इन या डीएक्सेलरेशन। अब इसे एनिमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। देखो, जो फ्रेम एक दूसरे से दूर दूर बनाए होते हैं वो एनिमेशन तेज चलते हुए दिखाई देती है, और जो फ्रेम एक दूसरे से पास बनाए होते हैं वो एनिमेशन धीरे चलती हुई दिखाई देती है। किसी भी एनिमेशन में ईजिंग ऐड करने के लिए उसके स्टार्टिंग और एंड के फ्रेम्स को एक दूसरे से पास बनाया जाता है, और जो बीच के फ्रेम्स होते हैं उन्हें दूर दूर बनाया जाता है। इस दुनिया में हर नेचुरल या लिविंग चीज इसी तरह से मूव होती है। दूसरा है स्क्वॉश एंड स्ट्रेच। जब भी किसी ऑब्जेक्ट की फॉर्म या शेप हमेशा सेम रहती है तो हमें ज्यादा सख्त और ठोस लगती है, और जब भी किसी ऑब्जेक्ट की फॉर्म थ्रू आउट द मोशन चेंज होती रहती है तो हमें ज़्यादा मुलायम और लचीली लगती है। इसे भी अप्लाई करना बहुत आसान है, बस जिस भी फ्रेम में सब्जेक्ट की स्पीड सबसे ज़्यादा है उन फ्रेम्स में उसे खींच के बड़ा कर दो। पर ये करते वक्त 3 चीज़ें तुम्हें ध्यान में रखनी है। पहला कि ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा ही मत खींच देना, वरना वो अच्छा दिखने की जगह और बेकार लगने लगेगा। दूसरा, सब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा हो उसे उसी सेम डायरेक्शन में ही खींचना, वरना उसका पूरा पाथ ही गड़बड़ हो जाएगा। और तीसरा, जब भी कोई चीज़ खींचती है तो वो साथ साथ पतली भी हो जाती है, यानी तुम जब भी कोई चीज़ एक साइड से खींच के लंबा करते हो तो साथ साथ दूसरी साइड से उसे कम भी करते रहो ताकि उसकी एक्चुअल फॉर्म बनी रहे। अब यही सेम चीज़ दोबारा करो, बस इस बार इसे स्ट्रेच करने की जगह स्क्वॉश करो। स्क्वॉश एंड स्ट्रेच का इस्तेमाल कैरेक्टर एनिमेशन में भी होता है, कैरेक्टर को फ्लूइड और स्मूथ बनाने के लिए। तीसरा प्रिंसिपल है आर्क्स। आर्क्स का सिंपल मतलब होता है लाइन ऑफ एक्शन। देखो, हर तरह का मोशन किसी न किसी पाथ को फॉलो कर रहा होता है। ये पाथ जनरली 2 तरह के होते हैं, स्ट्रेट और कर्व्ड। जितनी भी लिविंग चीजें होती हैं वो हमेशा सर्कुलर पाथ्स यानी आर्क्स को फॉलो करती हैं। मान लो अगर तुम्हें इसे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाना है तो तुम में से काफी सारे लोगों के दिमाग में आएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करो और फिर इसे इसी पाथ पर मूव करो। अगर तुम्हारे भी दिमाग में यही आया तो तुम गलत हो, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रेट पाथ पर मूव हो रहा है और इसी वजह से इसका साइज भी छोटा बड़ा हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन की जगह एक आर्क ड्रॉ होगा ताकि इसका साइज और फॉर्म दोनों बने रहें। एनिमेशन करते वक्त जब भी मुझे कोई मोशन सही नहीं लगता है तो मैं हमेशा उसके ऊपर एक नई लेयर बना के उसके ऊपर इस तरह से कि पार्ट ड्रॉ करता हूँ। फिर मैं चेक करता हूँ कि मेरे सभी फ्रेम्स ठीक जगह पर हैं या नहीं, और जो भी मुझे ठीक नहीं लगता है मैं उनको इस पार्ट से अलाइन कर देता हूँ। इनके बारे में और डिटेल में जानने के लिए तुम मेरा दूसरा चैनल जाके देख सकते हो। तो 5वीं टिप है यूज बेस्ट क्वालिटी एप्स। देखो, मैं जानता हूँ तुम्हारे पिताजी के दुबई में तेल के कुएं नहीं है और इसीलिए तुम प्रोफेशनल पीसी और इक्विपमेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हो, पर तुम अपने फोन से ही जो सबसे बेस्ट ऐप्स हैं उनका तो इस्तेमाल कर ही सकते हो। इसलिए आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि मैं किन ऐप्स का इस्तेमाल करता हूँ। अगर तुमने मेरी ये वाली वीडियो देखी है तो तुम्हें पता ही होगा तुम्हारी एनिमेशन जितनी इंपॉर्टेंट होती है तुम्हारे बैकग्राउंड्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसीलिए जिस ऐप का मैं इस्तेमाल करता हूँ बैकग्राउंड्स बनाने के लिए उस ऐप का नाम है IBIS Paint X। मुझे इसकी 2 चीज़ें सबसे बढ़िया लगती हैं। पहला, एक ड्राइंग ऐप में जितने भी फीचर्स होने चाहिए इसमें वो लगभग सारे फीचर्स हैं। दूसरा, ये फ्री टू यूज है, इसमें लगभग सारे ऑप्शंस फ्री हैं, और जो ब्रशेस फ्री नहीं है उनको यूज करने के लिए बस तुम्हें एक 30 सेकंड का ऐड देखना है। जिस ऐप का इस्तेमाल करता हूँ एनिमेशन बनाने के लिए उस ऐप का नाम है फ्लिपा क्लिप। मेरी नज़र में मोबाइल पे एनिमेशन बनाने के लिए सबसे बेस्ट ऐप है और मैं खुद इसे पिछले 3.5 सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसका बस एक ही डाउन साइड है कि इसके फ्री वर्जन में तुम्हें ज्यादा फीचर्स नहीं मिलते, और इसी वजह से मैंने इसे खरीद रखा है। और अगर तुम इस ऐप को बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सीखना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिख रही वीडियो पे अभी क्लिक करो।